सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हम कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की धुआंधार और धमाकेदार तैयारी। आखिरी बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल भी यहाँ पर जोश कम नहीं होना चाहिए। जितना जोश मैम का है उतना ही बच्चों का भी होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों की चल रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए विजय भव सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 मिलाकर आते हैं 14 मार्क्स के, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यस, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से हमने यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। थोड़ा सा बच्चे इस चैप्टर में परेशान होते हैं, लेकिन मेरे साथ अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलोगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं देती हूँ सभी बच्चों को सारे के सारे टॉपिक्स की मेमोरी ट्रिक। बट वो मेमोरी ट्रिक मैं आपको टॉपिक के साथ नहीं बताती हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स की एक साथ मेमोरी ट्रिक दूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जब मैं उस टॉपिक पर आऊंगी तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेमोरी ट्रिक है, जो एक्रोनिम है, उसको वहां पर लिखेंगे। सारे पॉइंट्स को उसी के हिसाब से अरेंज करेंगे। ये समरी नोटबुक एग्जाम डे में आपकी बहुत मदद करेगी कि एग्जाम से एक दिन पहले इसमें से आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। सुबह सुबह उठकर एक बार आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो ये समरी नोटबुक हम अभी विजय भव सीरीज में ही बनाते हुए चल रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमने पूरे साल नहीं भी बनाई तो कोई बात नहीं, अब विजय भव सीरीज से भी आप अपनी समरी नोटबुक को बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम डे से एक दिन पहले और सुबह के रिवीजन में बहुत 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 मदद करेगी। ठीक है बच्चों, अब ये सारी बातें मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे तो चैप्टर नंबर 1 से मुझे फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है भटकते भटकते आज ही इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ठीक है बच्चों, तो उन लोगों के लिए सारी बातें हैं और किस तरीके से आपने एक्रोनिम को एडजस्ट करना है अपने टॉपिक्स के साथ, कि जो भी आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं वही कैपिटल लेटर्स उन पॉइंट्स के इनिशियल लेटर है। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है तो उसके लिए मेमोरी ट्रिक है आईडी अपनी एक्सचेंज करो। तो जैसे आपको आई दिख रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क के लिए, डी कैपिटल में दिख रहा है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए, ए कैपिटल में दिख रहा है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के लिए, और ई कैपिटल में दिख रहा है तो वो है आपका एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के लिए। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जहां जहां आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं वही आपके पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काम आपको मेरे साथ साथ करना है। सो आई होप कि आप सभी बच्चों ने अपना काम बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, प्लानिंग में तो हम लोगों ने ये समझा कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज जस्ट थिंकिंग इन एडवांस, है ना, कि हमें क्या करना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफ एक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर देखा जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ हमें डिफाइन करना होता है कि ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव तो हमारे सामने रख दिया है, बट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या यहाँ पर जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या पावर्स हमें मिलेंगी उस काम को करने के लिए, कौन करेगा इन सब चीजों को, किस तरीके से ये काम होगा, तो उस सब चीजों के बारे में भी तो सोचना होगा ना। तो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग यही होता है। ऑर्गेनाइजिंग आपको कहता है कि प्लानिंग से अब एक कदम आगे बढ़ जाओ। आपने सोच विचार तो बहुत कर लिया है, अब सोच विचार करके जो तुमने यहाँ पर एक प्लान हमारे सामने रखा है, अब उस प्लान को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, उसकी आगे की तैयारी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में करना शुरू कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चे? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर सबसे पहली चीज तो आप रोल्स को डिफाइन करते हो। क्या करते हो? आप रोल्स को डिफाइन करते हो टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल, जो भी हमारे स्किल्ड लोग होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, वो उसको परफॉर्म करेंगे। एंड डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स, और साथ ही साथ हम यहाँ पर उनके बीच के रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे कि आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप से तुम कहीं और मत चले जाना बच्चों, कि यहाँ पर सारे वो यारी दोस्ती वाले रिश्ते और तू मेरा दोस्त, मैं तेरी सहेली, ये वाले रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ रिलेशनशिप है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की जाती हैं।
क्यों क्लियर की जाती है? टू रिमूव द एम्बिग्युइटी इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, ताकि किसी के माइंड में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, सबको अपना अपना काम, अपने अपने रोल्स क्लियर हो, किसी भी तरीके का उनके माइंड में कंफ्यूजन ना हो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के में। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही सारी चीजों को डिफाइन करके रखते हैं। बट अभी भी काम करना किसी ने शुरू नहीं किया है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ काम देख रहे हैं, ड्यूटीज और रोल्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अब तक हमने कुछ भी करना यहाँ पर शुरू नहीं किया है, ठीक है। सो द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू इनेबल द पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। यहाँ तो सिर्फ हम एक तैयारी कर रहे हैं ताकि वो आए और बढ़िया तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के काम करना शुरू कर दे, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। डिफाइनिंग द वर्क, डिफाइनिंग द रोल्स, किस लिए? ताकि हम कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सके और एक कॉमन पर्पस है हम सभी लोगों का, उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। सो मीनिंग क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, मैंने आपको प्लानिंग में भी ये बात समझाई थी कि जब भी आपके पास प्रोसेस आएगी तो आप उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको वन बाय वन इसी तरीके से ही लर्न करना है। आप फीचर, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, लिमिटेशन जैसे मर्जी याद करो, आगे पीछे कोई भी पॉइंट पहले कोई भी पॉइंट बाद में, बट आप प्रोसेस का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब सबसे पहला काम क्या है, खुद बताओ ना यार। तुम अगर किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइज से बच्चों को समझ में आता है कि यार ठीक है, अगर मान लो कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर इससे समझ में आता है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो तुम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि आइडेंटिफाई करोगे कि भाई क्या काम करना है, कितना काम होता है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट बनाने के बाद उस काम को अलग अलग हिस्सों में बांटोगे ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, कि भाई जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होंगी उसके हिसाब से उसको बांटना शुरू करोगे। और बांटोगे भी ऐसे कि भाई टास्क हर एक बंदा कर भी पाए, यानी कि स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में भी जब हम उसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। So the first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work in accordance with the predetermined plans. लेकिन ये काम सिर्फ किसके हिसाब से होगा? जो प्लान हमने बना रखा है ना, उसके हिसाब से ही आप अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करोगे उस वर्क को, और उसको फिर डिवाइड भी करोगे, ठीक है। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द मैनेजेबल एक्टिविटीज। और देखो भाई, मैनेजेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। हम अपने राजू को एक ऐसा काम दे दे जो मतलब हमें भी पता है कि नहीं यार नहीं पूरा हो पाएगा, हमने राजू को कह दिया कि राजू 1 घंटे में ना 100 बर्गर बना देना, ये तुम्हारा काम है। हमने आइडेंटिफाई कर दिया और तुम्हें बता भी दिया। भाई पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है। आपको लग रहा है कि पॉसिबल है लेकिन नहीं पॉसिबल है। तो मैनेजेबल एक्टिविटीज में उसको डिवाइड करना है सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड, डुप्लीकेशन भी ना हो और बर्डन जो है वो सभी इंप्लॉइज के साथ शेयर भी किया जा सके। हम काम को बांट इसलिए रहे ना ताकि सब लोग कर सकें। एक ही बंदे के ऊपर तुम सारा लोड दे दोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता ना। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, तुम पे ही आ जाती हूँ मैं एग्जाम्पल लेने के लिए। अगर हम 5 के 5 सब्जेक्ट या 6 के 6 सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम एक ही दिन में कर देते तो दिक्कत होती है नहीं होती है? होगी या नहीं होगी दिक्कत? होती ना दिक्कत। तो देखो ना, दिए ना अलग अलग डेज, इतना सारा टाइम भी दिया तुमको पढ़ने के लिए ताकि तुम मस्त बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सको, है ना। स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी। पता है मुझे कुछ पेपर्स में तुम कहोगे कि मैडम वहां कहाँ छुट्टी मिली, तो उससे एक पहले पेपर में ज्यादा छुट्टी थी ना, तुमको मैनेज करना है ना उसके हिसाब से, तो बस सब कुछ मैनेज हो जाता है। हो गए ना एग्जाम्स, आखिरी एग्जाम है, मस्त बढ़िया तरीके से पढ़ो विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन पे आ जाते हैं। अब आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि भाई क्या क्या काम करना है, काम देख लिया क्या करना है, काम को डिवाइड भी कर दिया। अब डिवाइड करते टाइम हम लोगों ने क्या करना है कि सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स जो है ना उसको एक साथ ग्रुप कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? एक साथ ग्रुप कर देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के लिए एक लेक्चर मुझे यहाँ पर बनाकर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम होते होंगे? इसमें काम होता होगा कि जैसे कि ये हमारे पीपीटी पूरी रेडी की जाती है ना, कंटेंट रेडी किया जाता है, फिर उसकी अब रिकॉर्डिंग हो रही है, एडिटिंग होगी, फिर उसकी अपलोडिंग होगी, थंबनेल बनेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा काम है ना।
अब ये बहुत सारे काम को हम लोगों ने डिवाइड किया कि एक बंदा हमें चाहिए जो हमारा ये कंटेंट क्रिएट करे, एक बंदा हमें चाहिए जो इस चीज को रिकॉर्ड करे, एक बंदा हमें चाहिए जो इसको एडिट करे, और एक बंदा चाहिए जो उसको अपलोड करे। ठीक है, अब क्या क्या काम हम किस किस से करा सकते हैं। अब मान लो कि सर ने कहा कि मैम रिकॉर्डिंग और पीपीटी बनाने का काम, ये काम आपका है, ये काम आप करेंगी, ये काम था, आइडेंटिफाई कर दिया हमने, ग्रुपिंग कर दी, स्मॉल और मैनेजेबल है मैडम, अपने हिसाब से अपना कंटेंट रेडी करना, रिकॉर्ड कर लेना। तो यानी कि सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को मेरे पास आ गया कि मुझे कंटेंट बनाकर उसको रिकॉर्ड करना है, मेरा ही कंटेंट है, मैं ही बनाऊंगी, मैं ही रिकॉर्ड करूंगी। ठीक, उसके बाद दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया कि भाई एडिटिंग और अपलोडिंग, तो ये काम एक वीडियो एडिटर कर सकता है ना, तो ये काम हमने उसको सौंप दिया कि भाई देखो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको एडिटिंग करनी है, उसको अपलोडिंग करनी है, थंबनेल बनाना है और लगा देना है। तो ये होता है बच्चे डिपार्टमेंटलाइजेशन की, जो सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना होता है, और इसीलिए इसका नाम भी क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन टेरिटरी के बेसिस पर भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट के बेसिस पर भी किया जा सकता है, फंक्शंस के बेसिस पर भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो ना कि परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, तो क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज तो परफॉर्म की जा रही है ना, तो इस हिसाब से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक, चलो अब भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, अब क्या करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ये तो हमने डिवाइड किया ना, हमने भी किसी को बताया थोड़ी, हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, उस ड्यूटी को असाइन करना है, यानी कि सौंप देना है कि भाई हाथ आगे करो, और ये लो घर की चाबियों का गुच्छा तुम्हारे हाथ में आता है, अब लो तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम करो जो करना है तुम्हें। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्लियरली जो भी वर्क है डिफरेंट जॉब्स पोजीशन से रिलेटेड, उसे हम एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के हिसाब से हमने उसको बांट दिया है। एंड वंस द डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स आर अपॉइंटेड फॉर द ईच डिपार्टमेंट। अब पता है क्या होता है, जैसे ये कुछ इस तरीके से ही है कि स्कूल्स में जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो एडमिशन होने शुरू होते हैं ना। अब जब एडमिशन होने शुरू होते हैं, कोई 6th क्लास में एडमिशन ले रहा है, कोई 7th क्लास में ले रहा है, कोई 8th क्लास में ले रहा है, कोई 9th में और कोई 11th में। अब इस तरीके से एडमिशन हो रहे हैं, हमने सिमिलर जो भी हमारे मतलब सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से हमने क्या करे, क्लासेस डिवाइड कर दी, सेक्शंस हमने डिवाइड कर दिए। अब एक बात बताओ, तुम नलायकों को 30 नलायकों को एक ही कमरे में हम लोग यहाँ पर छोड़कर आए हैं आधे घंटे के लिए अकेले, और तुम्हें लगता है कि उस क्लासरूम की हालत बिल्कुल अच्छी बढ़िया होगी, एकदम बहुत ही पीस मेंटेन्ड होगा उस क्लास के अंदर, और दीवारों पे कुछ नहीं हुआ होगा, पंखे वंखे लाइट वाइट सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से होंगे, मस्त हमारे डेस्क भी जो है वो बिल्कुल सही रह रहे होंगे। 30 बच्चे तुम्हारे जैसे खुराफाती नलायक हमारे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, क्या करता है स्कूल कि भाई हर एक डिपार्टमेंट ये जितने भी है ना, ये जितने भी नलायक काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एक हेड रखो इन्हें संभालने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, डिपार्टमेंट सेट हो गए, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ऊपर हेड अपॉइंट किया जाता है, ताकि हर डिपार्टमेंट के अंदर काम सही तरीके से किया जा सके। सो द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल, और काम इसी हिसाब से सौंपा जाता है जो उस काम को करना जानता हो। जैसे कि फाइनेंस की अगर जॉब है तो फाइनेंस की जॉब हम उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देंगे। जैसे कि फाइनेंस की जॉब है तो या तो कोई सीए रखेंगे या कोई एमबीए इन फाइनेंस वाले को रखेंगे। ऐसे थोड़ी कि भाई हिस्ट्री वाली मैम को कह दिया कि आप बायोलॉजी वाली क्लास में चले जाओ, बायोलॉजी वाली मैम को कह दिया कि मैडम आप अकाउंटेंसी पढ़ा लो जाके, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जब ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला प्रोसेस अपने आप फॉलो हो गया, ये वाला स्टेप। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ना आपकी एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। आप यहाँ पर कह रहे हो जी ये एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में मान लो 5 लोग हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये 5 लोग इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं, और हमने एक बंदे को कहा कि भाई साहब आपको ना इन 5 को संभालना है, आप संभालेंगे इन 5 को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको चार्ज मिल गया कि आप इन सबको संभालेंगे, तो दैट मीन्स ये जो है ये हो गए सबऑर्डिनेट, है ना, और ये हो गया जो इनके ऊपर बैठा हुआ है ये इनका सुपीरियर। तो किसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। मैंने 30 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर निकाला, क्या जा तू इधर आ जा, इधर आ जल्दी उठ के आ। उसने सोचा कि अब मैडम क्या करेंगी, मैडम तो पिटाई लगाएंगी। मैंने कहा सुन, अभी मैं 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें क्या करना है, इन नलायकों को संभालना है, मेरी एब्सेंस में इनको संभालना है, तुम मॉनिटर हो क्लास के।
तो भाई आप उस टाइम पे किसके पास अथॉरिटी ज्यादा है? उस एक बच्चे के पास ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एक बंदा बिठा दिया है ऊपर कि भाई तुम संभालोगे इन पांचों को, तो इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज कंपेयर टू दीज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया ना, यही हमारा हायरार्की स्ट्रक्चर है और यही हमारा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनता है। यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट है ये अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे। इनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है कि इन्हें किसको जाके रिपोर्ट करना है, किससे इन्हें ऑर्डर को रिसीव करना है। ये बात इन सभी को आपस में अब पता चल चुकी है। कब पता चल चुकी है? जब यहाँ पर ये फोर्थ स्टेप हमारा परफॉर्म होता है। सो इट हेल्प्स टू क्रिएट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक, तो अब ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन इज टू बी क्रिएटेड। और यहीं आकर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर होता है और यहीं आकर जो डिफरेंट लोग हैं अलग अलग जॉब पोजीशन पे जो काम कर रहे हैं उनके माइंड में एक क्लैरिटी आती है, सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम हु ही और शी इज टू टेकिंग ऑर्डर्स, कि किससे ऑर्डर लेने हैं, एंड टू whom he or she can issue the orders, और कौन यहाँ पर ऑर्डर इशू कर सकता है, यानी कि ऑर्डर देगा कौन, ऑर्डर लेगा कौन, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेप्स आपको समझ में आ गए ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का एक मोटो है ना इस सीरीज के साथ, क्या बताओ? जीरो से हीरो बन रहे हैं हम। धीरे धीरे हम उस चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अब कि जीरो से हीरो बनना है। कोई बात नहीं पढ़ाई करी, आज पहली बार ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि भाई मैंने पहले ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, तुम्हें ये आता होगा, वो आता होगा। मैं ये लाइन बोल ही नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी कि क्या जरूरत पड़ी है इस ऑर्गेनाइजिंग की, क्या ही जरूरत पड़ी है ऑर्गेनाइजिंग की? तो बेटा बहुत जरूरत है। चलो समझाते हैं कि क्यों जरूरत है हमें ऑर्गेनाइजिंग की। सबसे पहले तो जरूरत है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब ये बेटा कि कई बार तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे मैथ्स के टीचर होते हैं ना, वो मैथ्स के टीचर इतने जबरदस्त होते हैं कि भाई आते हैं, अपना मार्कर उठाते हैं, या अगर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो अपना पेन उठाते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हैं, बिना बुक खोले लिखना शुरू कर देते हैं। सारी की सारी डिजिट उन्हें याद होती है, इवन पेज नंबर भी उन्हें याद होता है। क्यों है उन्हें ये सब चीजें इतनी याद? बताओ क्यों याद है? ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ जॉब। वो न जाने कितने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। हाँ, जब पहली बार शायद उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया होगा, पहला साल होगा, उन्हें भी दिक्कत आती होगी, उन्हें भी बुक खोलना पड़ता होगा, कई बार सॉल्यूशन भी देखना पड़ता होगा। लेकिन जब उसी काम को वो लगातार करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, तो बेटा एक एक स्टेप उन्हें समझ में आ जाता है। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम 15 मिनट लगाते हो, वो उसी क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करके तुम्हारे सामने रख देते हैं। क्यों? ये होती है एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन। और एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन इसीलिए आता है क्योंकि हम सेम जॉब को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यही कहता है कि देखो, हमने काम को बांटा है, ठीक है, काम को बांटा इसलिए कि तुम रोज आओगे और रोज यही काम करोगे। और काम को सिर्फ बांटा ही नहीं है, सिमिलर जॉब के हिसाब से बांटा है कि मान लो तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रोज का काम क्या है। तुम आते हो, तुम रोज वही काम करते हो। तो जब तुम रोज वही काम करोगे तो भाई पहले दिन तुम्हें समय लगेगा, दूसरे दिन तुम्हें समय लगेगा, जब उस सेम काम को करते करते तुम्हें 1 महीना हो जाएगा ना, तो तुम मास्टर बन जाओगे, तुम प्रो हो जाओगे उसके अंदर। तो भाई इससे क्या है, ये क्या हुआ, ये आपका स्पेशलाइजेशन हुआ। तो यही बात समझाई गई है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, दैट ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब। पहली बात तो यहाँ पर हम सिस्टमैटिकली अपनी जॉब्स को एलोकेट करते हैं अपनी पूरी वर्कफोर्स के बीच में, एंड द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द स्मॉलर जॉब। और काम छोटी छोटी जॉब्स में, मैनेजेबल जॉब्स में डिवाइड किया है ताकि हम वर्क लोड को रिड्यूस कर दें, प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर पाए। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव परफॉर्मेंस आ रही है, और वही रिपीटेटिव परफॉर्मेंस किसको अराइज करती है? स्पेशलाइजेशन को। आप किसी भी चीज को अगर बार बार करोगे, तो आप जिस काम को करने में आज आधा घंटा ले रहे हो, उसी काम को करने में हो सकता है आप मुश्किल से 7 से 8 मिनट लें। ठीक है, समझ गए बच्चे इस बात को? तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हमने भी पढ़ा ना कि यहाँ पे एक रोल्स बिल्कुल क्लियरली समझाए जाते हैं।
हम यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं, हम यहाँ पर सबको क्लियरली बताते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारा सुपीरियर है और ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट है। जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो आप लोगों को का ओरिएंटेशन होता है ना कि देखो बच्चे ये आपकी क्लास टीचर हैं, ये आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, ये अदर आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ये आपको ये वाले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, क्लैरिटी है। उनको भी पता है कि उनको इन क्लासेस के अंदर जाना है, इस पर्टिकुलर पीरियड में जाना है और ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। और आप लोगों को भी पता है कि अच्छा यार 4th पीरियड लगा है तो ये वाली मैम आएंगी या ये वाले सर आएंगे और ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये क्लैरिटी है, सबको अपने अपने रोल्स यहाँ पर पूरे तरीके से पता होते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। और इसी के साथ साथ जिस जॉब पोजीशन पे भी आप होगे उसी के हिसाब से आपके पास अथॉरिटी और उसी के हिसाब से आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर, देयरबाय इनेबलिंग द fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an employee, कि एक एम्प्लॉय कितनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ये चीज की भी क्लैरिटी हो जाती है कि भाई देखो तुम सबऑर्डिनेट हो, तुम सुपीरियर के जितनी अथॉरिटी लेकर मत बैठो, ये मत समझो कि तुम्हारे पास उसके जितनी पावर है। तुम सबऑर्डिनेट हो, तुम्हें अपने काम से रिलेटेड हमने पावर दे रखी है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। भाई वो हमारा सुपीरियर है, उसके पास उसके हिसाब से पावर है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबको अपनी अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? बेस्ट पॉसिबल यूज। किसी भी तरीके से ना तो मेरा रिसोर्स खाली पड़ा रहे, ना उसकी वेस्टेज हो। मतलब ऐसा भी ना हो कि मेरी 2 मशीनें उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, हमने मशीनें खरीद के रखी हुई कोई काम ही नहीं कर रहा है, 2 हमारे वर्कर्स बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, बिल्कुल वेल्ले एकदम, कोई काम ही नहीं उनके पास, हमने रख तो लिया बट कुछ काम ही नहीं है उनके पास। तो ये क्या है, रिसोर्स की वेस्टेज ही तो है ना। बट हमें क्या करना है, रिसोर्स को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे हम लोग अपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर खत्म भी हो गया तो अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो बस उसी तरीके से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द यूसेज ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि पूरी तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स होती हैं प्रॉपरली, क्योंकि जॉब्स हमने असाइन करी हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कि एक ही काम 2 लोग कर रहे हैं। अब किसी भी घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो पहले बता दिया जाता है ना कि देखो तुमको डीजे का काम संभालना है, तुमको लाइटनिंग वाइटनिंग डेकोरेशन का काम संभालना है, तुमको केटरिंग का काम संभालना है। तो पहले ही सबको बता दिया जाता है ना, ताकि एक ही काम 2 लोग ना कर रहे हो और जितने भी वेस्टेज है रिसोर्सेज की उसको हम कम से कम कर सकें। ठीक, उसके बाद आता है बच्चे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर ना हम लोग क्लियर डिस्क्रिप्शन देते हैं जॉब्स की और रिलेटेड ड्यूटीज की। ठीक है, क्लियर डिस्क्रिप्शन है, बार बार आपको वही बात दिख रही होगी, क्योंकि ना देखो ऑर्गेनाइजिंग का क्रक्स ही यही है। आप ये सोचोगे कि मैम रिपीटेडली आप सेम लाइंस बोल रही हो, सेम लाइन बोल रही हो तो तुम्हें याद नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही है, नालायक हो तुम, याद नहीं हो रही है बेबी। बेटा क्रक्स है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ये कि यहाँ पे होता ही यही है, काम निकालते हैं पहले कि काम करना क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको बांट देते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, बस यही करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, इसलिए आपको बार बार यही दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि यहाँ पर जॉब्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन है, रिलेटेड ड्यूटीज बता दी जाती हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तुम ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या काम करना है। तुम जब स्कूल में एंटर करते हो तुम्हें पता होता है ना तुम्हें कौन सी क्लास में जाकर बैठना है, तुम कौन से सेक्शन में हो, तुमने कौन सी स्ट्रीम ली है, तुम्हें पता होता था ही बोलना पड़ेगा ना, अब थोड़ा ना तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें पता होता था ना। ऐसा तो नहीं कि तुम स्कूल में घुस के पगले पगले से घूमते रहते थे कि अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, आज कहाँ जाऊँ, आज कहाँ जाऊँ, ऐसा तो नहीं होता था ना। तुम्हें पता होता था कि क्या करना है, तुम्हारे टीचर्स को भी पता होता था। तो ये क्या है, क्लैरिटी है, जिसकी वजह से स्कूल बढ़िया तरीके से चल रहा होता था। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, और क्लैरिटी जब आ जाती है रिलेशनशिप्स में तो उससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होता है। रोज रोज थोड़ी ना बैठ के टाइम टेबल बनाते होंगे, रोज रोज थोड़ी ना वो सब काम होता होगा, सबको पता है रोज आके अपना क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, तो काम स्मूथली चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होता है। दिस रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसके साथ नहीं है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अडेप्टेशन टू चेंज। अब अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ना तो हम चेंज को अडेप्ट कर पाते हैं, यानी कि हम उस चेंज के हिसाब से, आपको पता है ना हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना बच्चे, वो लगातार बदलता रहता है
और बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमको खुद को भी बदलना होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं हमारे पास कि अगर मान लो कोई हम चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज के साथ हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। कि मान लो पहले आप सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील करते थे, आपका मन करा, आप पैसे वाले हो गए भाई, आप मोटी पार्टी हो गए, अब आप कहते हो जी नहीं, एक प्रोडक्ट में नहीं, हम तो 2 प्रोडक्ट में डील करेंगे। तो कर लो ना 2 प्रोडक्ट में डील, क्या दिक्कत है? उससे आपके पहले वाले प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन में, उसकी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास है उसका भी एक सॉल्यूशन। तो एक बदलाव आया ना ऑर्गेनाइजेशन में, उस बदलाव के साथ आपने अपने आप को भी बदल दिया। तो ये होता है अडेप्टेशन। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फ्लेक्सिबल विच अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट द चेंजेस। कि भाई चेंजेस से बचना नहीं है, उसको अकोमोडेट करना है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज। क्योंकि देखो, बार बार एक चीज समझाती हूं, अगर बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदलोगे तो सिर्फ भीड़ का पार्ट रहोगे, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। जो सब लोग कर रहे हैं, अगर सब जैसा करोगे तो तुम अपने अलग आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करोगे? अगर बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस नहीं लाओगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली लर्न नहीं कर पाएगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर अपने एंटरप्राइज की स्टेबिलिटी चाहते हो तो अडेप्ट करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज का कैसे डेवलपमेंट होता है? क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने क्लासरूम्स में भी ये करते हैं कि हमने एक दिन हमने ऐसा रखा कि चलो भाई आज हमारे बच्चे पढ़ाएंगे। तो हमने बच्चों को एक एक टॉपिक असाइन करा। हमने कहा कि अच्छा बच्चा, आज आपको इस टॉपिक को पढ़ाना है, ठीक है। अब एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने एक बच्चे को उठाया, मैंने कहा बेटा ये वाला टॉपिक है, अब आज आप क्लास को ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। और मैं बैठ गई साइड में। मैंने देखा कि उस बच्चे के पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसा तरीका उस टॉपिक को पढ़ाने का, जिससे हम लोग भी कुछ सीख रहे हैं। प्लस उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना, तब हम ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कुछ ऐसा बोलना है कि सामने वाले को वो चीज़ दिल और दिमाग दोनों तक जाए। देखो, चीज़ वही याद रहती है जो दिल और दिमाग दोनों तक जाती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि दिल और दिमाग दोनों तक जाना चाहिए। तो ये चीज़ उसके अंदर से, वो जो उसका कॉन्फिडेंस था, ये जो उसके अंदर जो उसका एक टैलेंट था चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, जिससे उसको भी समझ में आया कि यार मैं ना कल को एक पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, मैं कल को कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। ये चीज़ उसके अंदर से कब आई? जब उसको मौका मिला ना इस काम को करने का। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, कई बार अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं कि भाई देखो तुम कमाल करो, कि तुम देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, उनकी जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर उनको एक मौका मिलता है कि वो भी खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। So a well-designed organization structure encourages the initiative। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर इनिशिएटिव मतलब कि भाई खुद आगे बढ़कर आप काम करो। और relative thinking on part of the employees when managers delegate their authority delegate their authority का मतलब क्या होता है कि भाई अपनी पावर कई बार हम सौंप देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, which reduces their workload, जिससे कि हमारा थोड़ा वर्कलोड रिड्यूस हो गया। एंड इट कैन गिव द टाइम ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ग्रोथ। और अब हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम को कहीं और यूज कर सकते हैं ताकि और भी ज्यादा ग्रोथ की जा सके। एंड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट देयर बाय, ताकि हम कुछ और टाइम डिवोट कर सके इंपॉर्टेंट एरियाज पे, जिसमें हम इनोवेशंस लेकर आ पाएंगे। और इनोवेशंस आएंगी तो ग्रोथ डेफिनेटली आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब यही है कि कल को अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप एक और प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहते हो, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि उस नए प्रोडक्ट के लिए आपके नए रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, या आपके फिजिकल रिसोर्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर नया मिलेगा। और जो पहले प्रोडक्ट काम कर रहा होगा आपका, उसके वर्किंग पर जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक नई ब्रांच भी खोल रहे हो तो भी उस जो आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में हमारी मदद करता है। ग्रोथ,
डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि जब आप वेराइटीज ऐड करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आप वहां क्या करोगे, ज्यादा जॉब पोजीशन लाओगे, डिपार्टमेंट्स बढ़ाओगे, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाओगे, नई ज्योग्राफिकल टेरिटरीज आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग आपकी मदद करता है कि इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके से अपने बच्चों को समझाती हूँ कि मान लो कि तुम अपने सपनों का एक घर बनाते हो। अब उस सपनों के घर को बनाने से पहले तुम्हारे दिल और दिमाग में उसका एक, कहते हैं ना, एक नक्शा होता है कि तुम्हारा सपनों का घर कैसा होगा, कितने फ्लोर का होगा, एक फ्लोर में कितने रूम्स होंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन रूम्स को आप लोग डिजाइन करोगे। और ये चीज आप किस बेसिस पे करते हो कि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स आपके घर में हैं, है ना। और आपको कई बार क्या होता है कि लोग अपने घरों में अपने कुछ काम वाम भी कर रहे होते हैं, यानी कि अपना जो बिजनेस है कई बार वो उसी घर से भी चला रहे होते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर का नक्शा कैसे होगा, आप अपने घर का फ्रेमवर्क कैसे रखोगे, उसका ढांचा कैसे बनाओगे। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमें टास्क परफॉर्म कराना है, हमें वहां पर अपनी टीम को रेडी करके उनसे काम करवाना होता है, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की उसको फॉर्म देनी होती है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो भी एक तरीके का फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, जिसके अंदर हम मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जिस भी तरीके का काम हमारे पास है, जितने लोग हमारे पास हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, या जितने प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, या जितने फंक्शंस हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर डिजाइन कर देते हैं। तो फ्रेमवर्क वर्ड जब भी आप लोग देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये हमारा जो कीवर्ड है फ्रेमवर्क, वो किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए जरा इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बताता है? अब कुछ चीजों को समझाता है। ये फ्रेमवर्क एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। किस चीज के बीच में रिलेशनशिप? लोग, उनको क्या काम देंगे हम, काम से रिलेटेड क्या रिसोर्सेज उनको असाइन किए जाएंगे, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी जो पोस्ट है उसे क्रिएट किया जाता है ताकि अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो ही तो ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, वरना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही नहीं है। स्ट्रक्चर आपको एक बेस देता है, उस फ्रेमवर्क के लिए बेस देता है कि जो मैनेजर्स हैं या अदर एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर की मदद से आपको वो बेस मिलता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ज्यादा नंबर में तो नहीं पूछा जाता, मतलब ठीक है एक नंबर का एमसीक्यू हो सकता है आपको इससे पूछा जाए, या ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर तक का एक क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट से पूछा जा सकता है, विच इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये बताता है, मैं कहूं कि आपका दायरा क्या है, आप कहां तक फैले हुए हो, है ना। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये बताता है कि जैसे फिर से आपके स्कूल के अंदर हम लोग जाते हैं। अब आप स्कूल के अंदर आप देखेंगे कि मान लो 11th क्लास में कॉमर्स के सेक्शन में, 11th क्लास में कॉमर्स के सेक्शन में, मान लो जो बच्चों ने पहले डिटेल लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनको ये एग्जांपल याद होगा। मान लो 150 बच्चों ने एडमिशन लिया। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया? 150 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि 150 बच्चों को संभालने के लिए क्या एक ही टीचर सफिशिएंट है? कि 150 बच्चों से, 150 नलायकों से भरी हुई एक पूरी क्लास है और बेचारी एक मैडम आती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और तुम नलायक अपने अपने बातों में लगे हो और इतना जबरदस्त तुमने यहाँ पर शोर मचा रखा है कि बिल्कुल लग रहा है मैडम को कि मैडम जू में आ गई है। तो आप बताओ जरा कि वो अकेली बेचारी मैडम उन 150 नालायकों को संभाल पाएंगी क्या? नहीं ना। तो हमने क्या किया कि भाई ये ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, 150 बच्चे हैं, तो एक काम करते हैं 30-30 का लॉट बनाते हैं, इन नालायकों को जरा बांटना शुरू करते हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। तो 30-30 का लॉट बनाया, यानी कि 30-30 का लॉट बना के 5 सेक्शन बना दिए। ठीक है, 5 सेक्शन बना दिए, सही किया ना। देखो 30 × 5 कितना होगा?
150, तो हमने क्या किया, 5 सेक्शन बना दिए और हर एक सेक्शन के ऊपर हमने एक मैडम बिठा दी कि भाई मैडम जी आपको इन 30 नालायकों को संभालना है। आप तो संभाल पाएंगी आप? हाँ, मैडम ने कहा बिल्कुल संभाल पाऊंगी अब तो मैं। तो बेटा ये हमें कैसे पता चला, ये क्या है? दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पता है क्या बताता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को संभाल पाएगा, मैनेज कर पाएगा, वो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि टीचर 150 बच्चों को नहीं संभाल सकती? हल्के मत लेना, टीचर्स को संभाल सकती हैं, बट संभालना कैसे है? इफेक्टिवली, सही तरीके से भी तो संभालना है ना, कि भाई आप सबके ऊपर पूरा टेंशन भी हमें देना है, हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाना भी है, उसकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर भी रखनी है, आपकी हर एक चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इफेक्टिवली मैनेजमेंट अगर करना है हमें, तो उसके लिए हमने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज किया कि एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है, ये हमें डिसाइड करना है। क्यों? अभी क्यों डिसाइड करना है? क्योंकि इसी के बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप दे पाएंगे ना। भाई जितने ज्यादा हम लोग सुपीरियर रखते जाएंगे और उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स आते जाएंगे, उतना ही हमारा मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा ना। तो एक शेप मिलेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या शेप है, और उसी के बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कितने लेवल्स। अब देखो 5 टीचर है तो उन 5 टीचर के ऊपर भी तो कोई हेड होगा ना, तो 5 टीचर को संभालने के लिए कितने हेड की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको एक शेप मिलती जाएगी और हमें लेवल्स पता चलते जाएंगे कि कितने लेवल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया। अब बच्चे ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल होता है, बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा केस स्टडी पूछी जाती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, बहुत ही मतलब बिल्कुल देसी भाषा अपनी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फंक्शंस के बेसिस पर बनाया जाता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर कि पहले हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। हर एक फंक्शन का अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं। मान लो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हमारा एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने हमें ये बताया कि हम किस में डील करते हैं, हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि है फुटवेयर। ठीक है, हम सिर्फ फुटवेयर बनाते हैं और फुटवेयर बनाते टाइम हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल का परचेजिंग करते हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट। फिर हमें उसको प्रोडक्शन के लिए लेकर जाना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, है ना, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। हमें पैसों वैसों का भी हिसाब किताब रखना होता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। शूज़ के डिज़ाइन चाहिए होते हैं तो हमारे पास एक R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से हमने फंक्शंस आइडेंटिफाई करे और हर एक फंक्शन को अपना एक अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर असाइन कर दिया। तो बस यही है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, कि जहाँ पर एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया गया, डिपार्टमेंट्स बनाए गए और यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि जितनी भी जॉब्स है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुप किया। अब सारा प्रोडक्शन का काम यहाँ पर यहीं पे हो रहा है, चाहे वो हमारे जेंट्स वाले जूते बन रहे हैं, चाहे लेडीज वाले बन रहे हैं, चाहे किड्स वाले बन रहे हैं, हमने यहीं पे करना है सारा प्रोडक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी की तरफ। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, फायदे और नुकसान। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से आपको ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिलता है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप जिस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होगे, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो तो आपको फाइनेंस का सारा काम आ जाएगा।
क्योंकि आप रिपीटेडली उसी काम को करोगे। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो तो आपको मार्केटिंग का सारा काम आ जाएगा, क्योंकि आप मार्केटिंग में डेली के डेली काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन होती है, तो उस चीज सिचुएशन में कैसी मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे वो काम कर रहे हो, तो आपका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। उसके अलावा आप अपनी मैन पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, जिससे कि एफिशिएंसी आएगी, यानी कि कम कॉस्ट में आप काम कर पा रहे हो। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना आसान रहेगा एक ही डिपार्टमेंट में, क्योंकि सेम काम परफॉर्म किया जा रहा है। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपका मैनेजमेंट सही चल रहा है ना, आपने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया सब कुछ, तो जब आपने डिवीजन अच्छा किया होगा तो उसके बेसिस पे जो काम किया जा रहा होगा वो बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा होगा। डुप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग काम को बांटा है, देखा है ना कौन कौन से काम है, एक ही काम हम 2 बार नहीं करा रहे हैं। ट्रेनिंग आसानी से हो पाएगी कि अच्छा इसको परचेज का काम सिखाना है, पर कि परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को कैसे कैसे परचेज करते हैं, क्या होता है, तो चलो इसको सिर्फ इसी चीज की ट्रेनिंग दे दी। अच्छा इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालना, तो चलो इसको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे दी। तो ट्रेनिंग देना आसान है, प्लस हर एक फंक्शन को आप यहाँ पर अटेंशन दे पाओगे। आपको जहां भी लगेगा कि यार इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप वहां उसको एक अटेंशन दे पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार क्या होता है ना, हम अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा कह सकते हो कि अटेंशन देते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम भूल जाते हैं कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने देखा कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना है, बट सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करते टाइम हम ये भूल गए कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना है, या कुछ और ऑब्जेक्टिव हमारा कंपनी ने सोच कर रखा हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर ना अपने फंक्शनल हेड के ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्रायोरिटी दे देता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भूल जाता है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, वही अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, आपस में किटपिट तो करेंगे ना, तो कई बार डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे को मार पिटाई कर देते हैं, मतलब मार पिटाई इन द सेंस कि उनके बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है एम्प्लॉइज का। मतलब अब मैं मार्केटिंग वाले को कहूँ कि यार मार्केटिंग वाले तुम हमारे ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जरूरत है एक बंदे की, एक काम करो अब तुम वहां आके काम करना शुरू कर दो, तो वहां पर वो बहुत ही ज्यादा उसको रेसिस्टेंस शो करेगा कि नहीं भाई मुझसे काम नहीं होगा, मुझे तो अब से मार्केटिंग का ही काम आता है, मैं 2 महीने से मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे यही आता है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम। तो एक इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है हमारे एम्प्लॉयज की। ठीक है, अच्छा कहाँ सुटेबल है, कब सुटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर, कब यूज करोगे, जब एक तो आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप चाहते हो कि हर एक फंक्शन बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के साथ परफॉर्म होता हो, अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं आपके पास, तो आप सुटेबल कर लिए इसको यूज कर सकते हो। जब आप सिर्फ 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हो, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन वो सेम है, जैसे कि मैंने फुटवेयर की बात करी, अब चाहे तुम फुटवेयर में लेडीज जेंट्स किड्स मतलब मैन वुमेन किड्स किसी के भी बनाते हो, वो मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट लाइन आपकी सेम है। लेकिन वहीं पे अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रहे हो तो अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास। प्रोडक्ट लाइन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट लाइन अगर चेंज करते हो तो हमें फिर अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि जब आप अपने एंटरप्राइज को डिवाइड करते हो, मेजर प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो उनके लिए आप अलग डिवीजन ही बना देते हो, अलग ही डिवीजन है। मतलब कि फिर से मैंने कहा कि मान लो चलो एक हमारा टॉप लेवल मैनेजर है, उसने हमें ये बताया कि भाई देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम पहले थे छोटे मोटे बिजनेसमैन, अब हम बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं, हम अंबानी को टक्कर देने वाले हैं, हम फुटवेयर भी बना रहे हैं, हमारे यहाँ पर स्किन केयर भी है, ठीक है, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और हम यहाँ पर टेक्सटाइल्स में भी डील करते हैं। वाह भाई तुम तो बहुत मोटी पार्टी हो गए हो, सेठ आदमी हो गए। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट लगा दिए। अब इन 4 प्रोडक्ट में अगर मान लो मुझे रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, तो क्या सेम रॉ मटेरियल आएगा क्या सबके लिए, बताओ। जो रॉ मटेरियल फुटवेयर में यूज होता होगा वही रॉ मटेरियल तुम्हारे स्किन केयर में यूज कर लूं मैं। जूते की सोल लगा लेना अपने प्यारे प्यारे गालों पे, कितनी बढ़िया लगेगी ना, बताओ। और जो यहाँ पर तुमने क्रीम व्रीम बना रहे होगे वो अपने बूट पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल कर लेना, कितना बढ़िया काम हो जाएगा, बताओ। सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो तुमने यहाँ पे क्या करा, पहले तो इनको डिविजन्स बनाए, ये तुम्हारे डिवीजन है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये क्या है, ये डिविजन्स हैं।
इन डिविजन्स के अंदर तुमने डिपार्टमेंट बनाए अपने अपने प्रोडक्ट के फंक्शन के हिसाब से कि भाई वहां कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके हिसाब से तुमने यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज डिफाइन कर दी। जैसे कि यहाँ पर भी प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस का काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस, इसका अपना प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस, इसका अपना प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस। यानी कि अगर तुम्हारे पास 5 प्रोडक्ट है तो 5 अलग अलग जगह पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, 5 अलग अलग जगह पर मार्केटिंग का काम हो रहा है। तो ये कह सकते हो कि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में ना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। क्यों? अगर तुम इसको सिर्फ इतना देखो तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, तो हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता ही है, बट डिविजनल स्ट्रक्चर की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब सबको? अब तुम खुद बताओ कि अगर तुमने अब अलग अलग डिवीजन बना दिए, अब इनको खाली छोड़ दोगे क्या? डिपार्टमेंट्स तक को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इन डिविजन्स को खाली छोड़ देंगे? नहीं, हर एक डिवीजन के अंदर होता है आपका एक डिविजनल हेड, जिसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। कि मान लो यहाँ पर मैंने राजू को डिविजनल हेड बना दिया, तो राजू को टेक्सटाइल के अंदर जितने ही फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ना, उसको सब कुछ आता है। उसको पता है कि टेक्सटाइल में काम कैसा होता है, हर एक डिपार्टमेंट में कैसा काम होता है। ये नहीं कि उसे सिर्फ मार्केटिंग का काम आता है, नहीं, उसे सारे फंक्शंस का काम आता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि क्या होता होगा? अब देखो जरा इसके आगे की कहानी, एडवांटेज तो समझ गए। अब यहाँ पर वहां ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी है, क्योंकि आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो वहां पर अपने डिविजनल हेड का। ठीक है, इसे डिपार्टमेंटल हेड नहीं, इसे आप डिविजनल हेड बोलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो उसके बाद इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। कैसे? अब जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो क्या होता है ना, मान लो कि प्रोडक्ट के अंदर अच्छा बिजनेस नहीं हुआ, उस प्रोडक्ट के अंदर फुटवेयर में अच्छा बिजनेस नहीं हुआ। अब हमने कहा कि भाई बताओ कहाँ गलती रह रही है, क्यों नहीं हो रहा अच्छा बिजनेस? तो परचेज वाला कहेगा कि फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिए थे, मार्केटिंग वाला कहेगा जी हमें भी फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं दिए थे, और जो दूसरे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो कहेगा मार्केटिंग वाले ने अच्छी मार्केटिंग ही नहीं करी। मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे और किसी को आप यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते। बट यहाँ पर क्या है कि मान लो टेक्सटाइल वाला बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो हम किसी से पूछेंगे ही नहीं जाके, हम सीधे टेक्सटाइल वाले जो डिविजनल हेड थे उनसे जाके कहेंगे कि हाँ जी राजू साहब क्या हुआ, टेक्सटाइल का बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, क्या बात है, क्यों इतना लॉस आ रहा है हमारे पास टेक्सटाइल वाले डिवीजन में। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपरली परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो हर एक डिवीजन का अलग से। कल को तुम और मोटी पार्टी बन गए, तुम और सेठ आदमी बन गए, 5 प्रोडक्ट के साथ, 4 प्रोडक्ट के साथ तुम 6, 7, 8 प्रोडक्ट में अब डील करने लग गए हो, तो तुम्हारा अगर एक्सपेंशन और ग्रोथ हो भी रहा है तो उससे तुम्हारे पहले वाले प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरप्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ करने में आसानी रहती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? वही, जहां 4 लोग इकट्ठे हुए वहां लड़ाई झगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो किटपिट तो भाई बनती है। तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं डिफरेंट डिविजन्स के बीच में कि हमें कम रिसोर्स दिए, उसको ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, देखो उसको इतना पैसा दे दिया, हमको तो इतना कम पैसा दिया, उन्हें मशीनें ज्यादा दे रखी, हमें मशीनें कम दे रखी है। मौका चाहिए ना लड़ने का, बहाना चाहिए, तो बस ठीक है, तो बहाना चाहिए तो लड़ाई तो हो जाती है। बट यहाँ पर मेन चीज क्या है कि ये बहुत महंगा होता है, कॉस्टली है ये। क्यों? आप एक ही फंक्शन कितनी बार परफॉर्म कर रहे हो ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा तो कॉस्टली तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर्स को कई बार ना अथॉरिटी मिल जाती है टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज टू रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिवीजन। अब जब तुम लोगों के हाथ में ज्यादा पावर दे देते हो ना, तो कई बार वो उसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। वो अपने डिविजनल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फिर वही बात कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भूल गए। ठीक, कहाँ कहाँ सुटेबल है? ऐसी जगह पर सुटेबल होगा जहां आप मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहे होगे। अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस आप ऐड करने जा रहे हो, तो वहां पर भी डिविजनल स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब इसके बीच में डिफरेंस देख लो। फॉर्मेशन की बात करूं तो ये फंक्शंस के बेसिस पर बनाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर बनाए जाते हैं, लेकिन फंक्शंस इसमें भी रहेंगे। स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ फिक्स करना डिफिकल्ट है क्योंकि एक दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो डिविजनल हेड है हमारे पास, उसे जाकर हम पकड़ लेते हैं। मैनेजरल डेवलपमेंट यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ जो फंक्शनल मैनेजर है उनको अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है हर एक चीज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट है क्योंकि हर एक डिवीजन हेड के पास अपने स्किल से रिलेटेड अपने डिवीजन में काम करने की आजादी है। ठीक है,
उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये सस्ता है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पर एक काम एक ही बार हो रहा है, बट ये कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर आप एक ही काम को अलग अलग डिवीजन में अलग अलग कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन, अगर आप यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट में अगर फंक्शनल को यूज करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, पर मल्टी प्रोडक्ट में अगर डिविजनल को यूज करोगे तो वहां पर ये इजी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्यों? अब देखो, तुम्हारे स्कूल को ही लेकर चलेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि स्कूल की यादें ना बेस्ट यादें होती हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे भूल जाओ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े वहीं से रहेंगे, क्योंकि वही एक लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको तुम देखते हुए आए हो। तो बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि देखो, जब आप अपने स्कूल में सुबह जाते थे तो क्या कुछ भी पहन के चले जाते थे क्या? लड़कियों का मन करता था तो वो अपनी वही प्रिंसेस वाली ड्रेस पहन के चली गई, और लड़कों का मन करता था तो वही अपने पजामा पहना, टी शर्ट पहनी और उसी में चल दिया अपना। ऐसे नहीं जाते थे ना, एक प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आप लोग जाते थे, मस्त नहा धो के तैयार होके राजा बाबू बन के, है ना, प्यारी बेटी बनकर आप लोग वहां पर जाते थे, है ना। अब कभी भी चले जाते थे, जब मन करता था तब चले जाते थे क्या? बोलो, होंगे तुम में से कोई ऐसे राजा बाबू टाइप जो कहते थे कि हाँ मैडम हम तो कभी भी चले जाते थे, हमारा तो स्टाफ चलता था, हम कभी भी एंट्री मार लेते थे स्कूल में, हमें कोई रोकता ही नहीं था। बेटा, मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं जो शरीफ बच्चे होते हैं ना बेचारे हमारे प्यारे से नोने से, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो एक प्रॉपर स्कूल टाइम होता है, आप उस पर जाते थे। सेम यही चीज़ टीचर्स के साथ भी अप्लाई होती है, वो भी एक प्रॉपर टाइम पे जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, और प्रिंसिपल मैम को देखकर, प्रिंसिपल सर को देखकर तो मैम भी एकदम से अटेंटिव हो जाती हैं और आप लोग भी अटेंटिव हो जाते थे, और वो पूरी दोनों एक्टिंग करते थे पूरी कि हाँ यार हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। क्यों? कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं, है ना। आप भी एक फॉर्मल क्लोथ में एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है। क्योंकि कई बार आपकी मैम भी आपको कह देती थी ना कि ये बेकार की बातें यहाँ मत करो, ये बेकार की बातें आप स्कूल से बाहर जाके करना, यहाँ से पढ़ाई की बात करो, काम की बात करो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजाइन किया जाता है, पहली बात तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। इसको कौन डिजाइन करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है। उनका एक गोल है कि हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर क्रिएट करता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव हमेशा, आज अगर आपका भी ऑब्जेक्टिव है ना 80 आउट ऑफ 80, तो वो फॉर्मल तरीके से ही पूरा हो सकता है बेटा। डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन के साथ ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे, ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। तो इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात स्ट्रिक्टली बोली गई है कि यहाँ हम रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम करते हैं क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसीलिए कुछ बाउंड्रीज होती हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो क्लियरली बता दी जाती हैं। सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेट किया जाता है सभी एक्टिविटीज को आपस में, ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। कि भाई स्कूल में हम आपके 8 पीरियड्स लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमें हर एक सब्जेक्ट को पूरा ध्यान देते हुए चलना है, हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना है और आपको उसको अच्छे से समझाना है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सिस्टमैटिकली सभी चीजों को डिजाइन किया है। तो ये किस चीज का पार्ट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब ये कैसा होता है, इसके फीचर से समझते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लाइंस ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर होती है ना, हर एक इंडिविजुअल के लिए। अब मैम को पता है कि अगर उनका फ्री पीरियड है तो उनको स्टाफ रूम में जाके बैठना है। ऐसे नहीं करना कि मैम गई प्रिंसिपल ऑफिस में जाके मस्त एसी चला और वहां पे सोफे पे आराम से जाके बैठ के सो गई। ये लाइंस ऑफ अथॉरिटी नहीं है ना उनकी। उनके पास कितनी अथॉरिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता है, और वो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं क्योंकि सब चीजें पहले से ही डिफाइन की गई है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं जैसे कि प्लान्स में लिखा होता है उसी के हिसाब से। ये इम्पर्सनल है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट कुलीग्स, सिर्फ यही रिलेशनशिप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और हम बिल्कुल भी यहाँ पर इमोशनल होकर काम नहीं करते। टॉप मैनेजमेंट इसे बनाता है किस मोटिव के साथ? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब इसके कुछ फायदे हैं। पहली बात तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसको क्या रोल दिया है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होगा। मैडम यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? तो मेरे कुछ होशियार बच्चे तो बता देंगे, मेरे नालायक बताओ जरा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? बोलो, कहाँ पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड? चैप्टर नंबर 2 में क्या था? एक सुपीरियर जो हमारा एक जो सबॉर्डिनेट है उसको एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, पढ़ा था ना?
पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बता देना यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स अचीव कर पाते हैं, स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर पाते हैं। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है इसके, प्रोसीजरल डिले है। कई बार क्या होता है कि कोई हमें डिसीजन लेना है, भाई वो कहेंगे कि अच्छा पहले काम करो, उससे जाके पूछ के आओ, फिर उससे जाके पूछ के आओ, फिर उससे जाके पूछ के आओ। अरे भाई इतनी देर में देरी हो जाएगी। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजरल डिले होता है। क्यों? क्योंकि आपको ना प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करना है, पूरा चेन ऑफ कमांड आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, डिले हो जाता है। रिजिड है पॉलिसीज, जैसा कह दिया है वैसे ही करना है, तुम्हें करिकुलम हमने बना के दे दिया है, इसको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है भाई। तो हम अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखा सकते। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे कल्चर में कैसे हम पढ़ेगा और कैसे हम रहेगा? बिल्कुल रहेगा ना, आ गया ना तुम्हारे मतलब का ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब कई बार तुम्हारे स्कूल से तुम्हें पिकनिक पर ले जाया जाता था, है ना, फेयरवेल पार्टी हुई होगी तुम लोगों की, और बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते तो है तुम्हारे स्कूल्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो भाई तुम्हारी टीचर भी तुमसे बहुत सारी बातें करती हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स की बातें तुम लोग उनके साथ शेयर करते होगे। कुछ बच्चे बहुत अपनी दूसरी कुछ पर्सनल बातें होंगे वो लोग शेयर करते हैं, क्योंकि कई बार हम अपने टीचर्स में भी अपना एक दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको वो दोस्त मिल भी जाते हैं। तो बच्चों यही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो फ्रस्ट्रेशन हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में थी ना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन हमारी इनफॉर्मल में आकर निकलती है। और कई बार टीचर्स की भी जो अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती है वो भी बच्चों के सामने निकल जाती है, कि हाँ वो भी कई बार मैनेजमेंट से बहुत ही परेशान होते हैं, तो कई बार वो भी अपने बच्चों के साथ अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो बस यही है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनता है, कैसे? बिना बातचीत के बनता होगा क्या? नहीं। आप लोग मान लो 11th क्लास में आपने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया, जैसे बहुत सारे बच्चों ने उस नए स्कूल में एडमिशन लिया, और बाद में क्या हुआ कि आपकी यारी दोस्ती इतनी अच्छी बन गई कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे जाके ग्रुप बना दिया, आपने व्हाट्सएप में जाके ग्रुप बना दिया। अब सोशली आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्लास में तो मैडम बात करने नहीं देती, वहाँ पे आप लोग बात कर रहे हो, है ना। तो बेटा ये सब क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से जो तुम्हारा नेटवर्क कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तुम भर भर के बुराइयां करते हो अपने सुपीरियर्स की, अपने टीचर्स की, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीजें तुम वहां पर शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो देखो इंटरेक्शन जो होता है लोगों के बीच में एट वर्क, वही यहाँ पर एक नेटवर्क को क्रिएट करता है, सोशल रिलेशनशिप को बनाता है एम्प्लॉयज के बीच में, जिसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कहाँ से निकलता है? पर्सनल इंटरेक्शन से निकलता है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है वो आपके ग्रुप के हिसाब से होते हैं। एक ग्रुप ऐसा होता है कि भाई उस ग्रुप की कोई हद ही नहीं होती, वो बिंदास हर तरीके की बात और हर तरीके से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं बड़े ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही भाई दोस्त तो हैं, लेकिन एक लिमिट सेट कर रखी है। तो जो भी आपका भाई ग्रुप का नॉर्म्स होगा, बिहेवियर होगा, आपका बिहेवियर उस ग्रुप में रहकर वैसा ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता भाई, यहाँ कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करना कि तू उससे बात करके तू उसको बता, तू उसको बता, नहीं। जिसको जहां जाके जिससे जैसे बात करनी है वैसे करो। स्पॉन्टेनियसली आता है, मतलब सोच विचार करके थोड़ी ना इस वाले नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है। मतलब किसी से यारी दोस्ती हम लोग सोच समझ के नहीं करते हैं, ये अपने आप ही आती है, ठीक है। और ये लेकिन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग दिमाग के लोग यहाँ पर आपस में आके एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसकी भी कुछ एडवांटेज है। यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन फैलानी हो तो बहुत आसान है। मुझे लगता है कि यार मुझे ना कोई एक इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है, मैं उसको फॉर्मली करूंगी तो बहुत देरी हो जाएगी। मैंने एक बच्चे को कहा कि तुम जाना और अपने जीसी में इसको डिस्कस कर देना, फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपनापन मिलता है। हम टीचर्स को भी अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर दिया, हम सब मिलकर चिट चैट करते हैं उसके अंदर, तो एक अपनापन हो रहा है कि यार हाँ हमारी मैडम भी हमारी अपनी है। क्विक सॉल्यूशन मिलता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का। प्लस यहाँ पर ना सोशल नीड भी फुलफिल होती है। जो कमियां फॉर्मल में रह जाती हैं वो कमियां आपकी इनफॉर्मल में आकर फुलफिल हो जाती है, यानी कि इट फिल्स द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जो कमी वहां थी ना वो कमी यहाँ पर आकर पूरी हो गई, ठीक। बट डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर र्यूमर्स, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, तुम लोग यहाँ बहुत गलत गलत बातें करते हो आकर, ठीक है। तो ये स्प्रेड द र्यूमर्स, यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी उड़ते हैं। अब
कई बार क्या होता है ना कि जब आप सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो तो अपना एक गैंग बना लेते हो, अपना एक ग्रुप बना लेते हो, और जब भी कोई नई चीज ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है, कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो तुम सारे के सारे ना हाथ मिला लेते हो कि सब मना कर देना, सब मना कर देना, सब मना कर देना। जैसे क्लास में हमने टेस्ट लेना है, तुम सबों ने पहली बातचीत करके रख ली, सब मना कर देना, सब बहाना बना देना, फिर मैडम क्या ही लेंगी, मेजोरिटी हो जाएगी तो मैडम क्या ही करेंगी, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो जाती है। कई बार जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो अपने ग्रुप इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, मतलब खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका भी डिफरेंस देख लो फॉर्मल के साथ। मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड है, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स के साथ आप यहाँ पर काम करते हो। स्ट्रक्चर ये वेल डिफाइंड है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, रिलेशनशिप्स के बेसिस पर काम हो रहा है। ऑरिजिन या ये कंपनी के रूल्स और पॉलिसी के हिसाब से बनाया गया है, टॉप लेवल ने बनाया है, खुद बनाया है, बट ये सोशल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया। फ्लो ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाती है क्योंकि एक स्केलर चेन है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी बात कर सकते हो और अपने हिसाब से वहां पर अथॉरिटी दे सकते हो। अथॉरिटी यहाँ पर आपकी पोजीशन से आती है, लेकिन यहाँ अथॉरिटी किसी की पर्सनल क्वालिटी से आती है। होता है ना हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा जिसकी हम सारी बात सुनते हैं, तो भाई उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है तभी तो हम सुन रहे होते हैं उसकी सारी बात। लीडरशिप यहाँ पे जो है ना बेटा, यहाँ लीडर्स आपके मैनेजर्स होते हैं। यहाँ लीडर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब आपकी इच्छा, आप अपने में से किसी को लीडर बनाना चाहो या ना बनाना चाहो। रूल्स की बात करें तो यहाँ रूल्स तोड़ोगे तो पेनल्टी और पनिशमेंट मिलेगी, वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ स्केलर चेन है, वहां पे कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में जाती है। पर्पस, यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, यहाँ अपने सोशल कल्चरल नीड को पूरा करना है, अपने दिल की जो बात है उसको सबके सामने रखना है और अपने जो मन की भड़ास है उसको शांत करना है, तो वह इसलिए होता है। नेचर ऑब्वियसली ये थोड़ा रिजिड है क्योंकि यहाँ रूल्स और रेगुलेशन है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मल इनफॉर्मल भी समझ आ गया। तो आपको आई होप कि फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट आएंगे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी, तुम्हारे बिल्कुल घर से वो एग्जाम्पल होगा और वो तुम्हें रिलेट करने में मदद करेगा इस टॉपिक के साथ। चलो देखो, मान लो कि एक दिन तुम्हारे पापा किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन चले गए, ठीक है। अब तुम्हारे पापा एक शॉप रन करते हैं, अब उनकी एब्सेंस में उस शॉप को कौन चलाएगा? तो पापा ने कहा कि मेरे प्यारे होनहार बेटे जरा इधर आओ, हमने देखा है कि तुम बहुत इधर उधर आवारागर्दी करते फिरते हो, चलो तुम्हारे कंधों पर थोड़ा सा बोझ दे देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ एक ही दिन के लिए बोझ दे रहे हैं हम। तो बेटा मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन एक दिन के लिए, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, तो ये लो, ये है दुकान की चाबी और ये हम तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं और एक दिन के लिए इस दुकान को तुम्हें संभालना है। तो भाई देखो, यहाँ पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे हाथ में एक जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के साथ साथ वो चाबी यानी कि एक अथॉरिटी भी दी है कि भाई देखो तुम्हें उस दुकान को चलाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी चाहे वहां पर कर सकते हो। देखो फैसला तो तुम्हें लेना है, लेकिन फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डेलीगेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि जब हम अपने कंधों की जिम्मेदारी किसी को सौंपते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो डेलीगेशन भी ना मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। यहाँ पे जब मैंने एग्जाम्पल दिया तो बेटा यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या बोला कि पापा ने अपने बेटे को जिम्मेदारी दी है, पापा ने अपने बेटे को पावर दी है। तो यहाँ पर जब डेलीगेशन हो रहा है ना बच्चे, तो वो दो ही लोगों के बीच में हो रहा है, एक सुपीरियर और उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट। अब पापा के बाद बेटा ही तो आएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हम डेलीगेशन को समझाते हैं तो इसी तरीके से समझाया जाता है कि एक हमारे पास हमारा सुपीरियर है और उसी के अंडर काम करने वाला हमारा सबऑर्डिनेट है। तो जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ हद तक अपनी अथॉरिटी शेयर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसे डेलीगेशन कहते हैं। तो इससे आप ये कह सकते हो ना कि डेलीगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप कह सकते हो कि कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही अथॉरिटी को शेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब जब भी हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी
के अभी मैंने आपको बोला कि पापा ने जब दुकान की चाबी अपने बेटे के हाथ में सौंपी तो वो एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए अथॉरिटी यानी कि पावर चाहिए। लेकिन यही पे कहानी खत्म नहीं होती है। अब जिस दिन पापा लौट कर वापस आएंगे ना और देखेंगे अपनी दुकान का हाल कि अरे मोरी मैया ये क्या कर दिया, तो ऐसे में ये जो उसने जो भी कुछ किया होगा कि आधी दुकान तो खाली हो चुकी है, अब ये आधी दुकान जो खाली हो गई है ये कैसे हुई है, सच में सेल हुई है या इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम कर दिया है। तो ये चीज वो किससे जाकर पूछेंगे, अपने बेटे के से ही पूछेंगे ना, जिसके हाथ में वो चाबी सौंपी थी। यानी कि यहाँ बनेगी उस बेटे की जवाबदेही, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, कि जो भी कुछ तुमने किया है अब इसका आंसर दो। तो बच्चे डेलीगेशन के साथ 3 चीजें आती है, क्या क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या समझे आप, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन, कि आपके पास एक अधिकार आता है कि आप डिसीजन ले सकते हो इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ द अदर, कि आप लोगों के साथ और भी तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे ना, तो उन सभी को गाइडेंस देने के लिए। अथॉरिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी बताती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब पिताजी अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, पावर दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सुपीरियर है और जो उनका बेटा है वो उनका सबऑर्डिनेट। अब उनका बेटा भी आगे किसी ना किसी को काम सौंपेगा तो वो क्या होंगे, वो उसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स आते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, और अथॉरिटी हमेशा आपकी डाउनवर्ड फ्लो करती है, यानी कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है। और यू कैन से दिस कि जो अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर के पास सबसे ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं अथॉरिटी हमारी कम होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कि भाई देखो तुम्हें ये जिस चीज की पावर दी जा रही है ना, कि हमने तुम्हारे हाथ में दुकान की चाबी दी है, इसलिए नहीं कि तुम उस दुकान में जाके कुछ भी मौज मस्ती कर सको, हमने इसलिए दी है कि आपको हमने टास्क दिया है कि पूरे दिन इस दुकान को बहुत ही सही तरीके से आपको चलाना है। तो आपका ऑब्लिगेशन है कि आपने परफॉर्म करना है असाइंड ड्यूटी को, जो भी आपको टास्क दिया है आप उसको परफॉर्म करेंगे। And if the subordinate has responsibility for a job, he or she must be given the necessary authority। और ये बात तो भाई ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ पर उसको कह रहे हो कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है तो उसके लिए कुछ अधिकार भी देने जरूरी होंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। क्यों, क्योंकि एक जो हमारा सबऑर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, उसके बाद बात आती है बच्चे अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग अकाउंटेबल, और यू कैन से बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, जवाबदेही, कि जो भी आप आज आउटकम आया है, रिजल्ट आया है, उसका आंसर दो कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जब हमने किसी सुपीरियर को सबऑर्डिनेट, जब किसी सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम सौंपा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आंसरेबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक, चलो अब इन तीनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंस है, जरा उसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं, राइट टू गिव कमांड और ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। ऑरिजिन कहाँ से आती है अथॉरिटी, आपकी पोजीशन से, आप जिस जॉब पोजीशन पे होगे उसी के अकॉर्डिंग आपके हाथों में अथॉरिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अथॉरिटी से आती है, जितनी अथॉरिटी मिलेगी आपको पोजीशन के हिसाब से उतनी ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। डेलीगेशन, क्या अथॉरिटी किसी और को दी जा सकती है, क्या पावर हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किया तो पापा ने पावर को शेयर की, दी तो अपने दुकान की चाबी अपने बेटे के हाथ में, तो यस अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। बट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि जब अथॉरिटी जा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाएगी, बट इंटायरली डेलीगेट नहीं किया जा सकता, जिम्मेदारियों से हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ना जो उस दुकान की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पापा ने कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ये अथॉरिटी दी है, तो कहीं हद तक उस दुकान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भी उनके पास है। ठीक है, तो इंटायरली डेलीगेट नहीं किया जा सकता। फ्लो की अगर मैं बात करूं तो अथॉरिटी जो है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाती है तो डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड होता है क्योंकि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अकाउंटेबिलिटी को भी जरा इसके साथ डिफाइन करो, एक डिफरेंस अगर अकाउंटेबिलिटी के साथ बनाना हो तो मीनिंग क्या जाएगा, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, आपको अथॉरिटी मिली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी।
डेलीगेशन की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंटायरली आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आंसरबिलिटी तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी कि कहीं हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आप डेलीगेट कर पा रहे हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। फ्लो की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड ही फ्लो करती है, फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू अ सुपीरियर। ठीक है बच्चे, तो ये वाली चीजें आप अपने हाथों से खुद लिख लीजिए। जानबूझ के कुछ चीजें इसलिए छोड़ी जाती है कि आप खुद उसके ऊपर वर्क करें, खुद लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ये डेलीगेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बच्चे उसमें सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब क्या होता है ना यार, देखो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अब वो सारे काम खुद नहीं कर सकता ना। अब देखो आपके जो घर में पापा भी है ना, वो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां ना अपने से जुड़े हुए लोगों को सौंपते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब चीजों पर नजर नहीं रख सकते, और अगर वो हर छोटी से छोटी चीजों पर वही काम करने लग गए तो जो उनका मेन काम है ना वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। यही रीजन होता है कि कई बार वो क्या करते हैं, कुछ काम तुम्हें सौंप देते हैं कि भाई मेरे प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा समय है तो मेरा ये काम कर देना। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उन्हें करनी है, जो बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे लिए उनके पूरे घर के लिए करनी बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसको भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पे वर्क करना है। अब वो रूटीन वाले वर्क पे अगर ध्यान देगा कि अच्छा रॉ मटेरियल कितना खरीद के लेकर आना है, और रॉ मटेरियल तो 1 रुपए से महंगा हो गया, अब क्या करना है, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी अगर वो देखने लग गया तो फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि पॉलिसीज बनाना, गोल सेट करना, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कि जो मैनेजर्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके, उनको टाइम मिले कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, इसलिए हम लोग डेलीगेशन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का भी चांस है। एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकता है। पापा पिछले इतने सालों से उस दुकान को चला रहे थे, और देखो हमारे जो पेरेंट्स है ना कहीं मैं कहूंगी कि हमारे पेरेंट्स वो लास्ट जनरेशन है जो ट्रेडिशनल चीजों को आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो तो मॉडर्न होती जा रही है, तो बहुत टाइम से वो अपने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अपनी दुकान को चला रहे थे। तुम्हें एक दिन मौका मिला उस दुकान को अपने तरीके से चलाने का, तो तुमने बहुत सारे मार्केटिंग की चीजों को मतलब भाई ऑनलाइन देखा हुआ था, समझा हुआ था, तुमने पूरे जो नक्शा था दुकान का वो बदल दिया, उसको बहुत ही ज्यादा सजा धजा दिया, एक अट्रैक्टिव बना दिया। तो जब पापा लौट कर आए और पापा ने वो सारे चेंजेस देखे ना, एक अलग ही खुशी आई उनके दिल में, और उन्हें समझ में आ गया कि मेरा बेटा एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा डेवलपमेंट है ना, और ये तुम्हारा टैलेंट कब आया सामने? जब उन्होंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि भैया एक दिन तुम्हें हम देते हैं ये काम करने के लिए, चलो तुम करो, अब तुमने करना है इस काम को। तो डेलीगेशन की वजह से क्या होता है कि जब अथॉरिटी मिलती है तभी आप अपने जो टैलेंट है उसको शो कर पाते हो। ठीक, उसके बाद मोटिवेशन है एम्प्लॉय का। जब पिताजी ने अपने बेटे के हाथ में वो चाबी रखी ना, तो वहां पर एक विश्वास था पापा का। क्या विश्वास था? जिसको तुम्हें कभी नहीं तोड़ना है, अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ना। तो उनका ये विश्वास था कि मेरा बेटा ना मेरी इस दुकान को मुझसे भी अच्छा चला पाएगा। सीधे सीधे आपके मन में भी एक ये होगा कमिटमेंट कि यार पापा ने अगर मुझे ये काम सौंपा है ना, इसका मतलब सच में इनको मेरे पे बहुत, मेरी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट होगा, वरना ये एक दिन दुकान बंद भी तो रख सकते थे ना। बट मुझे लगता है कि इनको ये लग रहा है कि मैं इस चीज को अच्छे से कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो गए कि नहीं यार हमें इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। एम्प्लॉयज भी ऐसे होते हैं। जब 50 एम्प्लॉयज में से किसी एक को हमने चुना और उनका कहा कि भाई तुम करोगे देखो ये काम, तुम्हें हम ये अथॉरिटी सौंप रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा ना कि यार इतने लोगों में से मुझे चुना गया है, कि दैट मीन्स मेरे अंदर वो बात है, तो मुझे इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। ठीक है, तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाती है ना तो उसके साथ एक सेल्फ एस्टीम आती है, यानी कि अंदर ही से ही एक मोटिवेशन आना शुरू होता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव भी करता है। ठीक है, उसके बाद बेसिस फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तभी हो पा रहा है ना व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी है, किसी के पास कम अथॉरिटी है, तो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वही तो शेयर कर पाता है। तो आप ये समझो कि डेलीगेशन की वजह से ही ये जो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, डेलीगेशन की वजह से ही आप इस हायरार्की को देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट्स द ग्रोथ। अब क्या हुआ ना कि पापा ने हर महीने अब ये काम करना शुरू कर दिया।
हफ्ते में 2 दिन वो अपने बेटे को ही भेजते हैं दुकान को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग है कि उन्हें नेक्स्ट ईयर एक नई दुकान खोलनी है एक अलग लोकेशन पे। अब पापा ने पूरे 1 साल तक इस तरीके से बच्चे को ट्रेन कर दिया है। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया, उन्होंने नई दुकान खोली और बेटे को वहां पर बिठाना शुरू कर दिया। तो उन्हें सोचना भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरे साल एक ट्रेनिंग टाइप हो गया, एक ट्रेंड वर्कफोर्स आ गई उनके पास। तो बच्चे यहाँ पर उनकी ग्रोथ हो पाई ना। तो डेलीगेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक रेडी वर्कफोर्स होती है जो एक लीडिंग पोजीशन ले पाते हैं हमारे न्यू वेंचर्स यानी कि नए प्रोजेक्ट में। क्योंकि नए प्रोजेक्ट में हमें ट्रेंड लोग चाहिए, एक ऐसे लोग जो बढ़िया तरीके से काम कर सके। क्योंकि जो काम जम चुका है उसमें तो चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जो चीज नई है ना, वहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो वहां हमें ऐसे लोग चाहिए जो ट्रेंड हो। तो वो काम हम डेलीगेशन की मदद से कर पाते हैं। उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन के साथ ना 3 एलिमेंट आ जाते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिसकी हेल्प से हम पावर, ड्यूटीज और आंसरेबिलिटी जो है अलग अलग जॉब पोजीशन की वो डिफाइन कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता और काम का एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो डेलीगेशन समझ गए आप लोग। मतलब कि डेलीगेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए थोड़ा सा जरा हम यहाँ पर अपने जो विजन है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आपको एक जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट करते हैं कि मान लो एक जॉइंट फैमिली है। अब उसके अंदर सबसे बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हो गए, मान लो आपके घर में आपके दादाजी। ठीक है, अब दादाजी के अपने जो है वो 3 बेटे हैं। तो दादाजी अब देखो बूढ़े हो रहे हैं, पहले तो सब कुछ एकदम सारी चीजों को अच्छे से खुद ही संभालते थे, सारे जो पावर थी वो उनके खुद के हाथों में थी। पर जैसे जैसे देखो इंसान जब थोड़ा बूढ़ा होता है तो शरीर काम नहीं करने लगता, तो जिम्मेदारियां उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दादाजी ने एक दिन मीटिंग बिठाई, अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाया। उनके घर में थे कुछ 10 सदस्य, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सभी लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सभी लोगों को उनके काम से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी थी वो सौंप दी कि भाई तुम लोग सब जो जो भी काम करते हो, अब तुम्हें उस काम के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं अपने हाथ में रख रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो काम करते हो और उसके हर चीज के लिए तुम्हें मुझसे पूछने आना पड़ता था। जैसे कि बहू हर 2 दिन में मुझसे पूछने आ जाती थी कि पिताजी आज कौन सी दाल बनाऊं, आज कौन सी सब्जी बनाऊं। तो बेटा अब तुम वो काम अपने हिसाब से कर सकती हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी बांटी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पिताजी और बच्चे के बीच में नहीं बांटी जा रही ना, यहाँ सभी उन लोगों को यहाँ पर बुला दिया गया है जो दादाजी से क्या कह सकते हो छोटी एज के, यानी कि उनसे उनके बाद आते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। डिस्पर्सल मतलब फैला देना, बांट देना अथॉरिटी को टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जितने भी हमारे नीचे लेवल्स आ रहे हैं, लोअर लेवल्स जितने भी हैं, उन सभी के बीच में हमने अथॉरिटी को बांट दिया है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि एक बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हो, सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट जरूरी नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, चलो समझो जरा। Decentralization means delegation of authority throughout the levels of organization. An organization is centralized when the decision making authority is retained by the top level management. अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन आप 2 तरीके से उसको देख सकते हो। एक होता है सेंट्रलाइज, सेंटर पॉइंट एक ही होता है ना, तो जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथ में है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बट जब वही अथॉरिटी शेयर कर दी जाती है सबके साथ उनके काम से रिलेटेड, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है जरा जल्दी से देख लो। सबसे पहला, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। क्या होता है कि जो डेलीगेशन है वो लोगों के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करता है कि वो खुद आगे बढ़कर अपने डिसीजन ले। अब पापा ने कहा कि मैं पूरे 1 महीने के लिए जा रहा हूं बाहर और अब से तुम्हें इस बिजनेस को संभालना है, सारे डिसीजन तुम खुद लोगे इस 1 महीने के अंदर, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो पहले 2 दिन में बहुत समस्या आ रही होगी, पहले 1 हफ्ते में बहुत समस्या आ रही होगी बेटे को, लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जा रहा होगा ना, वो समझ पा रहा होगा कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अब वो खुद आगे बढ़कर उन सभी चीजों को सॉल्व कर रहा होगा, सेल्फ रियलाइंट बन रहा होगा, आत्मनिर्भर बन रहा होगा। तो ये कब हुआ? जब आपने पूरी तरीके से जिम्मेदारी और पावर उनके हाथों में सौंप दी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, बाउंड्रीज सेट की जाती हैं, बट यहाँ पर फ्रीडम है, डेलीगेशन से ज्यादा फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप अपने उन एग्जीक्यूटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे जाके लीडर्स बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर पा रहे हैं, इनिशिएटिव ले पा रहे हैं।
मैनेजरल टैलेंट हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं फ्यूचर का। अब इस तरीके से क्या होता है कि मान लो वही दादाजी ने अपने 3 बेटों को इस तरीके से जिम्मेदारी दी, अब वो ये समझ पा रहे हैं कि आगे जाके कौन सा लायक है और कौन सा नालायक है, ये उन्हें उस 1 महीने में पता चल जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ना हम उन मैनेजरल टैलेंट को पहचान पाते हैं जो फ्यूचर में लीडर बन सकते हैं, जो जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वहीं पर अथॉरिटी है जहां पर डिसीजन लेना है। हर बात के लिए फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको हमने चाबी दे दी है, जिम्मेदारी दे दी है, पावर दे दी है, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। उसके बाद रिलीफ है टॉप मैनेजमेंट को, भाई अब वो आराम से दादाजी पूरे टेंशन फ्री होकर अपना 4 धाम की यात्रा पे निकल चुके हैं, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो गए और जो उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इश्यूज है अब वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है कि भाई हमने तुम्हें पावर अथॉरिटी सब दे दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे पास है, अब हम फ्री हो चुके हैं कि अब हम इंपॉर्टेंट एरियाज पे काम कर सकते हैं। ग्रोथ यहाँ पर भी होती है, क्यों? तीनों बेटों के अंदर अब एक कंपटीशन आ जाएगा कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है, मुझे बढ़िया परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए, मुझे ये वाली दुकान चाहिए। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? परफॉर्मेंस अगर उनकी अच्छी होगी तो उससे फायदा उनके बिजनेस को होगा। अल्टीमेटली दादाजी खुश कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिवली परफॉर्म करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पर जागता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ने लग जाती है और ऑटोमेटिकली जो हमारी कंपनी है वो ग्रो कर पा रही है। बेटर कंट्रोल है, यहाँ पर मिक्स मत करना, वहां कोऑर्डिनेशन है, यहाँ कंट्रोल है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट लेकिन हर एक लेवल पर हम लोग करेंगे, मतलब कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो रही है तो हमें पता है ना कि हमने अथॉरिटी किसको दी थी, तो हम उससे जाकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल करना भी आसान होता है, ठीक है। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का एक डिफरेंस है, जरा देख लो, आपसे पूछा जा सकता है। डेलीगेशन तो देखो कंपलसरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, बट ये ऑप्शनल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, वो चाहेंगे तो डिसेंट्रलाइज करें, नहीं तो नहीं करें। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करो तो यहाँ पे देखो थोड़ा कम फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ ये है कि हम दे तो रहे चाबी लेकिन कमांड हमारे हाथ में ही है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ज्यादा फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो। स्टेटस की अगर बात करूं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर टास्क को शेयर किया जा रहा है, अथॉरिटी शेयर की जा रही है, लेकिन ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसी का डिसीजन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। स्कोप यहाँ पे डेफिनेटली नैरो स्कोप है, क्योंकि सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही है। ये वाइडर स्कोप वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन पूरे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक जाता है। पर्पस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ कह सकते हो कि टास्क शेयर करना है, ड्यूटी शेयर करनी है, बर्डन को रिड्यूस करना है, बट यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम देकर। बस ओके। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग अपना कंप्लीट किया, एंड आई होप कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया है, अब आपका काम शुरू होता है कि अच्छे से इसको एक बार रीड करना है, सारे नोट्स को, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ते हैं तो उसको आपको एक बार रीड करना है और पॉइंट्स लर्न करने शुरू करने हैं, कीवर्ड्स पर अब यहाँ पर आपको फोकस करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपनी तैयारी में लग जाइए, अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।